हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिव्यांशु एंड आई होप कि आपने जो इससे पुरानी वीडियो थी, जो इससे पिछले वाली वीडियो थी, जो कि नेशनल इमरजेंसी पे थी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज उसमें मैंने कवर किया था, उसको आपने रेफर कर लिया होगा, क्योंकि उसी से लिंक बनाते हुए आज हम स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को कवर करेंगे। तो अपने साथ आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठे, जिससे कि आप खुद से जो नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टेट इमरजेंसी से। इससे पिछले वीडियो में हमने, जैसे कि मैंने बताया, नेशनल इमरजेंसी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज को मैंने एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो रेफर कर ली होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टेट इमरजेंसी से। स्टेट इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी इसका किस आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन्ड है, वो है आर्टिकल 356। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे कि मैंने नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया था कि इट मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेज बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। हाउएवर स्टेट इमरजेंसी को पास करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं, सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज की जरूरत होती है। स्पेशल मेजोरिटी की नहीं जरूरत होती। ऑफ बोथ हाउसेज। और ये कैसे इंपोज होती है? देखिए क्या होता है, जो गवर्नर होते हैं हर एक स्टेट में, वो एक रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को, और उनको अगर प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर राज्य में, वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं फंक्शन कर सकती, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट फंक्शन करिए या एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड डायरेक्शंस मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन। तो उस केस में प्रेसिडेंट आफ्टर रिसीविंग अ रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर वहां पे स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर देते हैं। तो किन दो लोगों का रोल है? गवर्नर विल सेंड अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट and he will impose state emergency. उसके बाद कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो जो उनका प्रोक्लेमेशन होगा वो दोनों हाउसेस के सामने रखा जाएगा। उसके लिए दोनों हाउसेस को उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा। और कितना टाइम मिलेगा? जैसे कि नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ का टाइम दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाना चाहिए। स्टेट इमरजेंसी के केस में 2 मंथ्स, 2 महीने दिए जाते हैं दोनों हाउसेस को, कि विद इन 2 मंथ्स वो जो उनका प्रोक्लेमेशन है अबाउट द इम्पोजिंग स्टेट इमरजेंसी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, वो 2 महीने के अंदर दोनों हाउसेस से अप्रूव हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर वो एक बार अप्रूव हो गया दोनों हाउसेस से, तो वो 6 महीने के लिए 6 मंथ्स के लिए वो पावर में रहेगा। मतलब 6 महीने के लिए स्टेट इमरजेंसी वहां पे इंपोज हो जाएगी। और फिर 6 महीने के बाद, हर एक 6 महीने लैप्स होने से पहले, वो जो प्रोक्लेमेशन है अबाउट स्टेट इमरजेंसी, उसको पास कराना पड़ेगा दोबारा दोनों हाउसेस से बाय सिंपल मेजोरिटी। तो 2 महीने का टाइम दिया जाता है कि 2 महीने के अंदर आप पास कर दें इस चीज को बाय बोथ द हाउसेस। उसके बाद 2 महीने के बाद पास होने के बाद वो 6 महीने के लिए स्टेट इमरजेंसी इंपोज हो जाती है। अगर बाय चांस, जैसे कि मैंने नेशनल इमरजेंसी में भी बताया था, कि अगर आज स्टेट इमरजेंसी लागू करनी है और लोकसभा उस समय डिसॉल्व है, लोकसभा इज डिसॉल्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो अब लोकसभा जैसे फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, उसके बाद लोकसभा को फिर से 30 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप, जैसे अगर आज इस समय लोकसभा डिसॉल्व है और स्टेट इमरजेंसी का बिल पास कराने हैं दोनों हाउसेस से, तो लोकसभा तो है नहीं पर राज्यसभा ने पास कर दिया है, तो अब लोकसभा फिर से जब रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी, पर फिर से जब लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो लोकसभा को 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें स्टेट इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है, जो स्टेट इमरजेंसी लागू है, उसका बिल वो पास करना पड़ेगा लोकसभा को। तो 6 महीने का टाइम दिया जाता है अगर लोकसभा उस समय डिसॉल्व है। अब हम देख लेते हैं कि कितने ड्यूरेशन के लिए मैक्सिमम इंपोज की जा सकती है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी इनडेफिनाइट पीरियड के लिए इंपोज की जा सकती है, मतलब उसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कितने भी साल हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता है। बस 6 महीने के बाद वो पास होना चाहिए, उसका जो बिल है, जो प्रोक्लेमेशन है, वो पास होना चाहिए दोनों हाउसेज से। इसके केस में, स्टेट इमरजेंसी के केस में मैक्सिमम ड्यूरेशन है
मैक्सिमम ड्यूरेशन है जिसके लिए स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं 3 इयर्स। ये होती है मैक्सिमम ड्यूरेशन। पर जनरली इसको बस 1 साल के लिए इंपोज किया जा सकता है। 3 साल का जो पीरियड है कि 3 साल के लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन ये है कि 3 साल तक आप स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं किसी स्टेट में, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होता है। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में 3 साल तक के लिए स्टेट इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता है। और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कौन से हैं? जब इलेक्शन कमीशन जो होता है, जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ये बोल दे दोस्तों कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि देखिए हम अभी यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस नहीं करवा सकते हैं, वहां पे कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम अभी वहां पे इलेक्शंस करवा पाए और स्टेट असेंबली को लागू करवा पाए, तो उस केस में 3 साल तक आप स्टेट इमरजेंसी को इंपोज कर सकते हैं। या दूसरा केस, जब नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लागू हुई भी हो, उस समय जब नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी लागू हुई भी हो पूरी कंट्री में, उस समय आप स्टेट इमरजेंसी का जो टाइम पीरियड है उसको 3 साल तक, मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, SR बोमाए लैंडमार्क जजमेंट है ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। SR बोमाए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि इसका मिसयूज ना हो स्टेट इमरजेंसी के क्लॉज का, और इसी की वजह से अंबेडकर जी ने इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला था कि आर्टिकल 356 इज अ डेड लेटर, तो उसका मिसयूज ना हो स्टेट इमरजेंसी के क्लॉज का। तो SR बोमाए के केस में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। उसमें ये बोला गया कि जो स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी किसी भी स्टेट में, वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आएगी। मतलब जुडिशियरी ये देख सकती है कि जिन ग्राउंड्स पे स्टेट इमरजेंसी इंपोज की गई है पर्टिकुलर स्टेट में, क्या वो रीजनेबल थे, क्या वो जस्ट थे, या आर्बिट्ररीली मतलब गलत तरीके से स्टेट इमरजेंसी को इंपोज किया गया था। और दूसरी बात बोली गई कि कभी भी अगर जैसे मानिए कि किसी स्टेट में, आज जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, तो अगर ये नेशनल पार्टी होती बाय चांस और ये नेशनल पार्टी सेंटर में इलेक्शन हार जाती है, तो अब ये नहीं कि जो अगर बीजेपी अगर सेंटर में आ गई तो वो स्टेट इमरजेंसी दिल्ली में लागू कर दे इस बेसिस पे कि जो ये पार्टी थी स्टेट में, जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये सेंटर में चुनाव हार गई तो हम स्टेट इमरजेंसी लागू कर रहे हैं, इसलिए इस बेसिस पे भी स्टेट इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ? इफ स्टेट रूलिंग पार्टी loses election in the center। और तीसरा पॉइंट कि हमेशा स्टेट इमरजेंसी का जो ये क्लेम है, इसको ये बिल है, स्टेट इमरजेंसी को हमेशा सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज में पास होना जरूरी है, उसके बाद ही स्टेट इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। और इसको रिवोक कौन कर सकता है? इसको रिवोकेशन मतलब इसका वापस खत्म कौन कर सकता है कि स्टेट इमरजेंसी अब वापस ले ली जाए, इसको इंपोज ना किया जाए फर्दर ऑन। रिवोकेशन होता है प्रेसिडेंट कैन रिवोक स्टेट इमरजेंसी। अब इसके इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि स्टेट इमरजेंसी जब किसी स्टेट में किसी राज्य में इंपोज की जाती है तो उसका इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं। उसके इफेक्ट्स
सबसे पहला इफेक्ट दोस्तों स्टेट इमरजेंसी का ये होता है कि प्रेसिडेंट ही गेट्स ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट, मतलब जो भी पावर्स किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी, ऑल द पावर्स दे कम टू द प्रेसिडेंट, उनके हाथ में आ जाती है। और जो भी पावर एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट स्टेट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि गवर्नर और अदर ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, वो भी उनके पास आ जाती है। तो सारी पावर जो किसी स्टेट गवर्नमेंट के, वो प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। तो पहला इफेक्ट इसका ये होता है कि प्रेसिडेंट गेट्स पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ इनके पास आ जाती है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स, और जो गवर्नर के पास जो पावर्स होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं, वो भी प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। एंड इफ प्रेसिडेंट सो डिजायर्स, अगर प्रेसिडेंट डिजायर्स, तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, वो किसके पास चली जाती है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। ये होता है इसका दूसरा इफेक्ट कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स, जैसे कि कानून बनाने का तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर्स होती हैं, वो पावर्स आ जाती हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। तो ये दो इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं जो कि लॉ एंट्रेंसेस में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में, और लॉ स्कूल में भी आप जब पढ़ेंगे तो दैट वुड बी ऑल्सो बेनिफिशियल एट दैट मोमेंट। सो ये हमने पढ़ा स्टेट इमरजेंसी के बारे में पूरा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी राइटिंग ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे कि आप लोग जानते हैं आर्टिकल 360 में कवर्ड है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात इसके बारे में कि कब फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट तभी इंपोज कर सकते हैं व्हेन ही रिसीव्स सच एन एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें एडवाइस भेजेंगे कि सर फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर दीजिए बिकॉज देयर इज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, तो उसके बाद ही प्रेसिडेंट कैन इंपोज फाइनेंशियल इमरजेंसी अक्रॉस द कंट्री, और खुद की डिस्क्रिप्शन से वो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज नहीं कर सकते हैं। तो कब इंपोज कर सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब प्रेसिडेंट को बोलें, एडवाइस दें कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर दीजिए। और एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन आ गया, उसके बाद उसको उस चीज को दोनों हाउसेज से पास होना पड़ेगा, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी दोनों में है, मस्ट बी पास्ड बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज से। दो महीने के अंदर। दो महीने के अंदर दोनों हाउसेज से उस बिल को पास होना पड़ेगा जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर रहा है। कैसी मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज। ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज की सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें इंपोज करना होगा।
अब आ जाते हैं हम कि कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन। मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगा, जैसे नेशनल इमरजेंसी का इंडेफिनाइट पीरियड है कि इंडेफिनाइट पीरियड तक इम्पोज की जा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी। वैसी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी मैक्सिमम ड्यूरेशन इंडेफिनाइट, मतलब कितने भी साल कितने भी महीने तक इम्पोज की जा सकती है और प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं जब सिचुएशन सही हो। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। लास्ट चीज इसके बारे में, इफेक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पहला इफेक्ट ये होता है कि जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस सैलरीज या अलाउंसेस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज होगी तो प्रेसिडेंट जो सरकारी विभाग में कर्मचारी हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे, उनकी सैलरीज और उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी कोविड के टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी कंट्री में लग जाती तो जो सरकारी विभाग में हैं कर्मचारी, चाहे वो राज्य के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, उनकी सैलरीज और अलाउंसेस रिड्यूस किए जा सकते थे। और इसमें इवन सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट जजेस कवर्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस की भी सैलरी कम की जा सकती है और हाई कोर्ट जजेस की भी, वो लोग भी इसमें कवर्ड होते हैं। दोस्तों लास्ट बात जो इसमें हमें ध्यान रखने की है वो ये कि आज तक कभी भी इम्पोज नहीं की गई, नेवर इम्पोज्ड इन इंडिया। आज तक ऐसा कोई मौका नहीं आया जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी कंट्री में लगी हो। तो दोस्तों मैंने नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। और मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी और वीडियो रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई और टेक्स्ट बुक भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फर्दर ऑन आई विल बी मेकिंग डिफरेंट वीडियोज on different topics of Indian polity and law. So kindly subscribe the channel if you want to be aware about those videos. Thank you so much. Signing off.